सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य एक ऐसी महान जोड़ी जिन्होंने अखंड भारत के महान राष्ट्र का निर्माण किया। इन्होंने देश में सुशासन स्थापित करने का और विदेशी प्रभाव और आक्रमणों को खत्म करने का महत्वपूर्ण काम किया। भारत के इतिहास में एक मोड़ तब आता है जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद अपनी सेना का विघटन करके अपने रक्षा तंत्र और सूचना तंत्र को कमजोर कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभाजनकारी ताकतें अपना सिर उठाने लगती हैं। व्यक्तिगत आकांक्षाओं, आपसी वैरभाव और ईर्ष्या के कारण भारत राष्ट्र कमजोर होकर छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आपसी फूट, वैरभाव और ईर्ष्या के कारण तब से लेकर आज तक कभी हम मुस्लिम आक्रांताओं के गुलाम रहे, कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे और कभी एक ही परिवार के गुलाम रहे। और आज जब हम फिर से अपने देश के बारे में सर्वप्रथम सोचने लगे हैं तो फिर से इन विभाजनकारी ताकतों में खलबली सी मच गई है। एक देश का दुश्मन केवल बॉर्डर पर नहीं होता, वह हमारे देश में, हमारे बीच, हमारे साथ भी बैठा हो सकता है। वह अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए जयचंद के जैसे ऐसे मौकों की तलाश में रहता है कि कब दुश्मन का साथ देकर देश को हानि पहुंचा सके। और यह दुश्मन कभी कश्मीर में अलगाववाद के रूप में, कभी पंजाब में खालिस्तान के रूप में, कभी केरल आजादी, कभी नॉर्थ ईस्ट आजादी, कभी बंगाल मांगे आजादी के नारों के साथ अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करता है। ऐसे दुश्मन का निशाना हमारे देश की एकता और अखंडता होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर ये आते कहां से हैं? इंशाअल्लाह लड़ाया जाएगा, चाहे हिंदुस्तान कितना भी बौखलाहट का शिकार हो जाए। ये पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान हमारा हमसाया है। करते ने हथ धो के भी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅਮਿਤ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ये अपनी शक्ति बढ़ाते कैसे हैं? कैसे भीड़ इनके साथ हो लेती है? तो पहली बात यह कि ये कहीं से आते नहीं हैं, बल्कि इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। और ये बनाने वाले भारत के दुश्मन देश, वहाँ की खुफिया एजेंसियां या कोई विदेशी इकोनॉमिक पावर या भारत के अंदर मौजूद भारत के दुश्मन होते हैं। ये किसी भी ऐसे रैंडम इंसान को चुनते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए और फिर धर्म के नाम पर उसके साथ में कट्टरपंथी लोगों को जोड़ा जाता है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और भीड़ को अपने साथ जोड़ने के लिए ये लोगों की सहानुभूति इकट्ठा करना शुरू करते हैं और इसके लिए सबसे फेवरेट हथियार है विक्टिम कार्ड प्ले करना। जगह जगह जाकर अपने धर्म के लोगों से इस तरीके से बात करते हैं जैसे उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रही है और कल यह सब कुछ उनके साथ भी होगा। ऐसा करके वह उस धर्म या संप्रदाय के लोगों में डर का माहौल पैदा कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से लोग अपने धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ बहुत जल्दी सहानुभूति प्रकट करते हैं। एक ही धर्म या संप्रदाय के होने से वह आंख बंद करके इन लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। कोई भी क्या सही है क्या गलत यह जानने की कोशिश नहीं करता। ऐसी दुश्मन ताकत का मुख्य उद्देश्य केवल अराजकता पैदा करना, इस देश के लोगों के हाथों ही देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, अपने ही देश के लोगों को एक दूसरे से मरवाना होता है। यही तो है फूट डालो और राज करो की नीति। अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन पर खालिस्तानी समर्थकों का हमला इसका एक बिल्कुल ताजा उदाहरण है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर खालिस्तानी समर्थकों की एक भीड़ पुलिस स्टेशन पर हमला करती है। क्या यह सिख धर्म के अनुकूल है? क्या यह गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं है? क्या सिख धर्म को कट्टरपंथी लोगों द्वारा अपने मतलब के लिए हाईजैक किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या बाकी सिख समाज ऐसा होने देगा?